ओके, जैसे हमने देखा कल कि ये होता है एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, निफ्टी 50 दिख रहा है आपको। अभी ये जो है 1992 में आया था। इसी तरह से एक दूसरा है, और जैसे एनएससी का मतलब एनएससी है, बीएससी है, स्टॉक के लिए है, शेयर्स के लिए इंडेक्स होते हैं। वैसे कमोडिटी के लिए, कमोडिटी यानी क्या, कमोडिटी यानी क्या पता है क्या? कमोडिटी म्हणजे काय? कमोडिटी म्हणजे वस्तू, कमोडिटी म्हणजे वस्तू, जो जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे अपना सिल्वर हो गया, और गैस भी कमोडिटी में है। जो चीजें हमारे आंखों से दिखती है और हम उसको यूज करते हैं उसको हम कमोडिटीज बोलते हैं। ओके। जैसे अपना एग्रो कमोडिटीज प्रोडक्ट जो भी अपने गेहूं रहेगा, चावल रहेगा, राइट, ये सब क्या होगा? कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बुलियंस में गोल्ड सिल्वर आएगा, राइट। मेटल्स में अपना कॉपर आएगा, लीड आएगा, जिंक आएगा। तो ये क्या है? कमोडिटी। इसमें भी ट्रेडिंग होता है, बट उसमें कैसा रहता है? फ्यूचर रहता है। उसमें कैश में शेयर जैसा होता है हमारा, हम जितना पैसा देना है उतना, जितना शेयर लेना है उतना पैसा देके हम जैसे ले सकते हैं, वैसा हम उसमें नहीं ले सकते फ्यूचर में, उसमें लॉट साइज होता है फ्यूचर में। ओके, तो उसी तरह से जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, इसमें, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी ट्रेडिंग होती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स, is an independent commodity exchange based in India. MCX offer option trading, gold and future trading, non-ferrous metals, bullion, energy, and number of agricultural commodities, mentha oil, cardamom, crude palm oil, cotton and others. इसमें सारे ट्रेडिंग होती है। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें इक्विटी में सीखना है और उसमें ही करना है। For non-agricultural commodities, the revised timing will be 9 a.m. to 11 p.m. 11:55। मतलब इसका जो टाइमिंग होता है अभी का, 9 बजे से 11:30 बजे तक चलता है मार्केट, ये कमोडिटी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? और जो एग्री कमोडिटीज है, एग्री प्रोसेस कमोडिटीज, द ट्रेडिंग आवर्स विल बी 9 a.m. आ समझ में? तो उसी तरह से एनसीडीएक्स होता है, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसी तरह से नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। सेम काम है उसका भी, बट कुछ कमोडिटी इसमें ज्यादा है, जैसे स्टील है। स्टील एमसीएक्स में ट्रेड नहीं होता है, इसमें होता है। जो चीज एमसीएक्स में नहीं होती है, उसी तरह से इसमें होती है। जैसे बीएससी वैसे एनएससी, इसमें जैसे एमसीएक्स वैसे ही एनसीडीएक्स। इंट्राडे मार्केट एंड डिलीवरी मार्केट, व्हेन यू बाय एंड सेल स्टॉक विद इन द सेम डे, इट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब सेम डे आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे। व्हेन यू परचेज शेयर्स एंड होल्ड देम ओवरनाइट, तो आपने बाय किया है और उसको होल्ड किया है, बेचा ही नहीं है, देन यू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड हेंस दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ट्रेडिंग। इसे क्या बोलेंगे हम? डिलीवरी ट्रेडिंग। क्लियर होगा ये सबको अभी? ये ओके। इन इंटरडे ट्रेडिंग जनरली मार्जिन लीवरेज इज प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर। जैसे इंटरडे में मैंने बोला आपको कि 1 लाख है तो 5 लाख तक आप इंटरडे में मार्जिन ले सकते हो। इन इंटरडे ट्रेडिंग, ट्रेडर्स आर प्रोवाइड विद मार्जिन लीवरेज बाय ब्रोकर्स। अभी इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट आर द मीटिंग पॉइंट फॉर बायर एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स। The securities traded in equity market can be either public stock, which are those listed on the stock exchange, or privately traded stocks. Equity shares represent the ownership of a company. इक्विटी मैंने क्या? वो कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपके पास 1 लाख शेयर है, तो आप जैसे कंपनी के 10 लाख शेयर है, या फिर 1 लाख शेयर है, और आपके पास 1000 शेयर है, तो आप 1% में मालिक हो गए, 1% कंपनी के। ओके। Equity share represent the ownership of the company, and capital raised by the issue of such share is known as ownership capital or owner's fund. They are the foundation of the creation of a company. Equity shareholders are paid on the basis of earning of the company and do not get a fixed dividend. अभी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? उसको पैसे मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं? अर्निंग पे, कंपनी के अर्निंग पे। अर्निंग यानी क्या? कमाई। अगर कोई कंपनी है, लाइट चालू करो, अगर कोई कंपनी है तो उसमें प्रॉफिट होगा तो ही इन्वेस्टर को फायदा होगा, बराबर है। तो अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर को फायदा कंपनी नहीं दे सकती है। ये क्लियर? मतलब पैसे का काम है, कंपनी काम अच्छा करेगी तो ही बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं करेगी तो
बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छी कंपनियों को ढूंढते हैं। यही कारण है हर किसी का शेयर नहीं लेते हैं। डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहता है, पुट कॉल ये अपन बाद में देखने वाले हैं, जैसे इसमें अभी आ रहा है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कंपनी का जो एनालिसिस करना है हमें, कोई भी कंपनी है। अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले जो फंडामेंटल एनालिसिस, कल हमने क्या देखा, जस्ट बेसिक नॉलेज देखा कंपनी का। अभी फंडामेंटल एनालिसिस हम पूरा करेंगे पहले पार्ट में, देन ट्रेडिंग में जाएंगे, हम टेक्निकल में जाएंगे। ओके, तो हम अभी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ आइडिया? किसी भी सिक्योरिटी और स्टॉक असेट का फेयर वैल्यू पता करना। फेयर वैल्यू यानी क्या, उसका रीजनेबल प्राइस। ओके, कौन से फैक्टर्स किसी कंपनी के वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, ये हम पता करते किससे, फंडामेंटल एनालिसिस से। जैसे मान लो अभी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस जो कंपनी के ऊपर कुछ लोन हो सकता है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए बैंकों के, तो रेट बढ़ा दिया तो कंपनी ने जो लोन लिया था उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो ये अफेक्ट कर रहा है क्या, शेयर पे, ये कंपनी के प्रॉफिट में करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, बराबर है। तो ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कमाई कमी आएगी या नहीं आएगी, तो ये चीज भी अफेक्ट करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है कंपनी पे। ओके, तो ये हमें पता करना होता है। एंड गोल, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है या वैल्यूड है पता करना। अंडर वैल्यूड मतलब, और वैल्यूड मतलब, हाँ, अंडर वैल्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू उसके नीचे है, या वैल्यूड है या उसके बहुत ऊपर है, एक्सपेंसिव है, महंगा है या सस्ता है, ये हमें पता करना होता है इसमें से। वो चालू है कि नहीं, मैं एक बार मैं बता देता हूँ। अब इसमें एनालिसिस होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस जिसमें हम लोग अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के स्टैंडर्ड का पता करते हैं। ओके, एग्जांपल, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, ये आप वर्ड से ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे अपने डायरी में अपने लिखने का, क्या सिखा हो रहा हूं मैं, ओके, वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको बाद में याद नहीं रहेगा, तो लिखेंगे साथ साथ में, तो फायदा तो ज्यादा होगा, उस चीज को जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, प्रवीण, क्या कहते हो, पेन आएगा, पेन इधर करना है, पेन लोगों के पास। ओके, तो बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे लोग हैं, हाँ, वो अच्छे दिमाग के है क्या, ये भी जरूरी होता है, वो भी जरूरी होता है। अगर अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अभी जैसे मान लो कंपनी में 4 लोग 8 लोग रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक आदमी बोल रहा है सिर्फ गाड़ी ले लेंगे हम, हमारे एम्प्लॉय के लिए गाड़ी की डिमांड कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए सही नहीं रहेगा। जितने कम खर्चे करेगा मैनेजमेंट, उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव बताया है, तो उसमें क्या क्या चीज आती है। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पाउडर है, पाउडर वाली कंपनी है, या ऑयल वाली कंपनी है, तेल वाली कंपनी है, जिसमें हम पैराशूट यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो पैराशूट हमारे दिमाग में बैठ गया एक बार, बहुत पुरानी कंपनी है। पर दूसरा कोई कंपनी है तो उससे अच्छा पैराशूट कैसे है, या उसमें और कुछ मिलावट है क्या दूसरी कंपनी में, वो भी चेक करना जरूरी है। एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब जैसे मान लो तेल 80% का है और उसमें और कुछ मिलावट है 20% का, तो 80% वाला अच्छा रहेगा कंपेयर टू जिसमें दूसरी कंपनी दूसरी में 60% रहेगा, 40% रहेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है वो हम उसमें से देख सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि सैलरी जगह कंपनी अपने एम्प्लॉय के टाइम पे दे रही है,
या उनको जो भी फैसिलिटी लेना चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये सारी चीजें हमको देखना पड़ती है। एक अच्छी कंपनी मतलब क्या होती है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उनका सेल भी अच्छा होगा। फिर एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, ज्यादा टाइम ओवर टाइम करवाती है, पैसे कम देती है, ये भी नहीं चलेगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, फिर उसमें कुछ गवर्नमेंट बैन लगाएगा और कुछ करेगा, तो इसलिए हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या, ऐसे तो नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीजें हमें देखना भी जरूरी होता है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो एनालिसिस जिसमें हम नंबर्स का यूज करके फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फेयर वैल्यू यानी क्या? हाँ, अभी मान लो एग्जांपल अपने इधर का दे रहा हूँ मैं, सपोज ये रास्ता है, रास्ते पे एक रेट चल रहा है अभी 12,000 रुपए का, 12,000 का भाव बोलते हैं पर स्क्वायर फीट। एक्चुअल में 12,000 का रेट वाला एरिया है क्या, वो पता करना होता है। समझ गए? यानी कि ऐसा ना हो कि ये 12,000 का रेट आपने तो गड़बड़ में ले लिया शेयर अपने पास पैसे करके, या पैसे करके प्लॉट ले लिया, बट कल को जाकर ऐसे पता चलता है कि ये तो वैल्यू 3 साल के बाद आ रही है इधर, मैं बेचने जा रहा हूँ तो बेच ही नहीं जा रहा है, कोई लेने पर है, मतलब 3 साल के आगे की वैल्यू मैं आज ही पे कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। और यहाँ पे हम फेयर वैल्यू पता करते हैं, मतलब क्या, अभी 7,000 में 8,000 में तो ये फेयर वैल्यू हो गई, मान लो 7,000 में मिला तो ये फेयर वैल्यू हो गई। तो शेयरों में ऐसा होता है कि अभी तो इधर कंपनी काम कर रही है और इधर मार्केट बढ़ रहा है, उसका शेयर बढ़ रहा है, बट वो उसके एक्चुअल प्राइस से कितनी दूर है वो पता करना होता है क्वांटिटेटिव में। वो फेयर वैल्यू हमें आनी चाहिए, फेयर वैल्यू में चाहिए हमें। हम महंगे वैल्यूएशन में लेंगे, 3 4 5 साल पुरानी आगे की वैल्यू अगर हम आज ही पे कर रहे हैं उसको, मजा नहीं है उसमें, मतलब नहीं, फिर हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं। वो ये पता करना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, एग्जाम्पल उसमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट लॉस, सेल्स रिपोर्ट, कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीजें इसमें आती है, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ओके, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आ रहा है? ओके, हाँ नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे, समझ रहे क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ या स्पीड से ले रहा हूँ जरा? हम्म? अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस, वॉरेन बफेट का ये मोड्स मोड है, वॉरेन बफेट ने ये इस मोड को मार्केट में लाया है। इसमें क्या होता है, मोट यानी खंदक, किसी स्थान को सुरक्षित कर रखने के लिए उसके इर्द गिर्द में क्या, आजू बाजू, हाँ, इर्द गिर्द बनाई गई एक गहरी और चौड़ी खाई होती है। इसमें अक्सर पानी भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, बहुत से किलो और गड्ढों के बाहर उसे घेरने वाली खंदक बनाई जाती है, मतलब गड्ढा ना खंदक है, हम्म, जाती थी, जिससे शत्रुओं के लिए किले पर हमला करना या उसे भेद कर प्रवेश करने में कठिनाई होती थी। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारा किला है मान लो, अंदर कोई नहीं आ सकता, इसलिए हमने जो किला के साइड में बनाते हो, तो बोलते उसको बड़ा गड्ढा बनाते हैं साइड से, और उसमें पानी डालते थे, पानी डालते थे, हाँ, खंदक बोलते, पानी डालते उसमें, और सांप बिच्छू उसमें छोड़ देते, मतलब कोई भी दुश्मन अंदर इजीली आ ना सके। उसी तरीके से कंपनियों में वो अपना मार्केट शेयर जो होता है कंपनी, मतलब कंपनी अपने लिए कोई छोटा इन्वेस्टर, छोटी कंपनी अपने बिजनेस में आना आए, इसलिए कुछ ऐसे प्लान करती है, लाइक अंदर जैसे होता है वकीलों के लिए, जैसे कि कोलगेट है, मोर देन 55% मार्केट शेयर, मोर देन 55% मतलब ये होता है कि इसमें 100 अगर पेस्ट बेचता है कोलगेट, ओके, टोटल 100 अगर बेचते हैं, बेचे जाते हैं, मान लो अपने एरिया में 100 पेस्ट आज बेची जाती है, उसमें से 55% का शेयर किसका है, कोलगेट का है, मतलब 55 किसके हैं, कोलगेट के। तो उसने लोगों के दिमाग में और दिल में इतना डाल दिया है कि कोलगेट नहीं रहेगा तो फील नहीं आता, दिन भर अच्छा नहीं लगता है, कोलगेट से ब्रश ना करो तो, राइट? तो अपने बिजनेस में दूसरों को कॉम्पिटिटिव जो भी है कॉम्पिटिशन वाला, उसको आने ही नहीं देना, ऐसा कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना। ओके, ये आता है क्वालिटेटिव में। पीडीलेट मोर देन 70%, अभी पीडीलेट इंडस्ट्री पता है आपको, पीडीलेट का शेयर पता है, पीडीलेट का कौन सा प्रोडक्ट बताओ? फ्यूकल है। अभी मुझे फ्यूकल नहीं चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, फ्यूकल की जगह दूसरा पर्याय दो, ऑप्शन आया समझ में? गंदा कहने का समझ में आ रहा है? तो उसके पास ब्रांड है, उसके पास क्या है, पेटेंट है, पेटेंट है क्या, पेटेंट पता है सबको,
पेटेंट यानी कि जैसे मैंने कोई मेरा पेटेंट है, मैंने एक चीज बनाई है, ये वाली चीज बनाई है, तो इस तरीके से मैंने पेटेंट रजिस्टर किया है, तो इस टाइप का बॉटल कोई बना नहीं सकता मेरे परमिशन के सिवा। ठीक है, उसको पेटेंट वो रजिस्टर करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? मारुति मोर देन 50%। जितनी गाड़ियां रास्ते पे मारुति की घूमती है वो 50% होती है। टोटल अगर 100 गाड़ी बेचती है तो उसमें से 50%, इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। ओके। उसके बाद आईटीसी मोर देन 80%, जो सिगरेट वाली कंपनी है आईटीसी, अभी बहुत सारे इसमें आ गई। तो सिगरेट में सबसे बड़ी यही है, आईटीसी है। मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना के रखा है, कितना भी कंपटीशन वाला आने दो उसको अंदर आने नहीं देंगे, उस प्रोडक्ट में वो अपने से बड़ा होने नहीं देंगे। ऐसा प्रोडक्ट इनके पास बना हुआ है, ऐसी इनकी थेरी है, ऐसी इनकी प्रैक्टिस है। आ रहा है समझ में? तो फिर ऐसी कंपनी हमारे लिए अच्छी रहेगी क्या? हम लेंगे तो क्यों नहीं रहेगी? हम एज इन्वेस्टर, आप कौन है? इन्वेस्टर है। तुम्हारा पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं उधर उस कंपनी में, वो डूब जाएगी भाग जाएगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए ये सारी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें देखना है इस कंपनी में। ओके। एशियन पेंट्स, जितने भी कलर बनाती है कंपनी, उसमें 60% एशियन पेंट्स का स्टेक है, शेयर, मार्केट शेयर। हाँ, एशियन पेंट्स क्यों? ब्रांड है। अभी ब्रांड क्या होता है कि आगे हम देखेंगे। इकोनॉमिक स्केल, अभी हम इसको इकोनॉमिक स्केल पे क्वालिटेटिव में एनालिसिस करेंगे। मान लो इकोनॉमिक स्केल मतलब क्या? बिगर टू बेटर, जितनी बड़ी रहेगी कंपनी उतना बढ़िया हमारे लिए, राइट? जितनी बड़ी रहेगी, पानी पी लो पानी। ओके। जितनी बड़ी कंपनी रहेगी उतना हमारे लिए फायदेमंद है। छोटी कंपनी डूब सकती है, बड़ी कंपनी डूबेगी क्या? नहीं। हायर प्रोडक्शन लेवल पर बड़ी कंपनी कम खर्चे में सामान बना सकती है। इकोनॉमिक स्केल में हमने क्या देखना चाहिए कि हायर प्रोडक्शन लेवल पर बड़ी कंपनी कम खर्चे में सामान बना सकती है, प्रोडक्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव रख सकती है। बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रख सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उसका प्रोडक्ट पहुंचा सकती है, राइट? छोटे प्लेयर को इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। हमें क्या लेना, हम इन्वेस्टर है, वो उनका देखे। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर उसमें चाहिए। ये तो समझते हैं? ओके। कंपनी ब्रांड, कंज्यूमर लव फॉर ब्रांड, ऐसा ऐसा रहता है क्या? कंज्यूमर ब्रांड के बारे में ऐसा उसको प्यार करता है, फेयर एंड लवली ही चाहिए, है समझ में? और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम उससे प्यार करते हैं, वही चाहिए मुझे, दूसरा नहीं चाहिए। कोलगेट हो सकता है, वही चाहिए मुझे। या डाबर चाहिए, हमें उससे प्यार है ना। कंज्यूमर लव फॉर ब्रांड। ओके। एक्सक्लूसिव सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स ऐसे है कि ऐसी कंपनी है कोई जिसके प्रोडक्ट दूसरा मिलता है, वही चाहिए मुझे। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम वही लेने जाते हैं ना। एग्जाम्पल अगर देने की बात करेंगे तो आज के डेट में जिलेट है, जिलेट बोलते, ब्लेड है, मार्करी बोलते हैं उसको, वही लेते हैं। महंगा रहता है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट? नो डाउट अबाउट यूजेज एंड वैल्यू फॉर मनी, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू है, वो वैल्यू फॉर मनी, कम पैसे में बहुत कुछ अच्छा देता है। आया समझ में? जैसे कोई प्रोडक्ट है ऐसे अभी कम पैसे में बहुत अच्छा कुछ देता है, तुम्हारे दिमाग में? वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं उसको। चार पत्ते हैं बोल सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी मतलब ये बॉटल है, 100 200 कीमत है, 100 रुपये मिली मुझे, बोल सकते हो वैल्यू फॉर मनी। 200 प्राइस है, 100 में मिली, और डी कैथलन से लाया हूँ, अच्छे ब्रांड से, अच्छे ब्रांड की है, तो वैल्यू फॉर मनी है, 100 रुपये में ले सकता हूँ इजीली। लाइक इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। ओके। एग्जाम्पल डाबर है, डाबर के प्रोडक्ट्स रहेंगे। जेरोक्स है, अभी जेरोक्स कंपनी है, जेरोक्स की कंपनी है, जेरोक्स मशीन एक कंपनी है। अरे समझ में, जेरोक्स एक मशीन की कंपनी है। जेरोक्स हम बोल उसके नाम से हमको करते हैं उसको, जेरोक्स ला दो, उसको जो जेरोक्स होती है उसको फोटो कॉपी बोलते हैं हम, लेकिन क्या बोलते हैं, दो जेरोक्स चाहिए। मतलब इतना दिमाग में हमारे ब्रांड गया हो कि हमें ये पता नहीं, जेरोक्स को हम कॉपी समझ रहे, कॉपी समझ रहे, फोटो कॉपी को हम क्या समझ रहे हैं, जेरोक्स को कॉपी समझ रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। हाँ, जेसीबी बोलते हैं, right? हाँ।
पेटेंट एंड लाइसेंस। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसमें ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस में होनी चाहिए, ये हम देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पेटेंट्स का बाद के बाद सिर्फ कंपनी ही वो प्रोडक्ट बना सकती है। पेटेंट रजिस्टर करने के बाद कंपनी वही प्रोडक्ट बना सकती है, दूसरा कोई किसी को अलाउड नहीं होता। नो कंपटीशन, अगर जिसके पास पेटेंट है तो नो कंपटीशन। जैसे पिडिलर की बात की हमने, पेटेंट है उसके पास, कंपटीशन है, दूसरा नाम तुमको आता ही नहीं, दूसरा नाम ही नहीं तो आएगा कहाँ से, राइट? फिर वो पेटेंट मनमाना प्राइस रख सकती है। अभी फेविकॉल 25 रुपए में भी रख दिया वो भी हम लेंगे, क्योंकि हमारा वो अच्छा वाला प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट उसका जो उसमें जो केमिकल यूज किया गया है वो केमिकल बाकी किसी को पता नहीं है, उसने पहले रजिस्टर कर दिया और सेम वो कोई बना नहीं सकता, पेटेंट रजिस्टर कर दिया। ऐसा समझ में, मनमाना प्राइस रख सकती है। अगर वही अगर उनका ब्रांड पेटेंट है तो अपने अपने मन से कीमत रख सकती है, लेना है ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही मिल ही नहीं रहा है ना कहीं, तो लोग लेंगे। जनरली हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनके पास पेटेंट है वो हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हमारे लिए तो अच्छा है ना, हाई मार्जिन जाएगा तो हमारा पैसा, हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट? जैसे जैकवार है आज के डेट में, जैकवार का शेयर 3 साल पहले 1700 1800 1900 रुपए में था, आज 8,500 है। पैसा बनेगा यहीं से। अच्छा, लॉन्ग टर्म में पहले तुम समझो तुम्हें क्या करना है, इंटरडे करना है तो एनालिसिस करके करना है, ओके? शेयर लेना है तो वो भी एनालिसिस करके लेना है। शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज है, स्टॉक मार्केट, बट उसको अच्छे तरीके से लिया तो समझ के लिए लो। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या होता है? बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन, रेशियो एनालिसिस पार्ट 2 पार्ट 3, ओके? ये सारा हम उसमें पढ़ते हैं। अभी नेचर ऑफ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब हम इसके एनालिसिस जब करेंगे देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, बट ये थ्योरी पार्ट है वो हमें बताना ही जरूरी है और जानना भी आपको जरूरी है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट क्या कंपनी का अपना है और कंपनी ने उधार पर लिया है जो उसे देना है, क्या समझे? तो मतलब हाँ, कितना लिया है, ओके? ये और उसे वापस कितना देना है वो देखना पड़ेगा, बराबर? तो ये वो किसमें समझता है? क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑपरेशनली कितनी अच्छी है कंपनी, रेवेन्यू, खर्चा और प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में किसमें आता है? ऑपरेशनली कितना अच्छा काम कर रही है, क्या बना रही है पैसा, रेवेन्यू कितना कमा रही है, खर्चे कितने कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना बना रहे हैं, ये भी हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखता है। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कितना कैश जनरेट करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। मतलब ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के लिए क्या लगेगा? सब कंपनी का ऑपरेशन चलाना है, मतलब लोगों के पैसा सैलरी देना है, प्रोडक्ट्स लाने हैं, उसको बनाना है, तो ये ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी दूसरे कंपनी में, या कहीं इन्वेस्टमेंट बैंक में कर रहा हूँ, कहीं म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, कहीं स्टॉक में कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से कितना पैसा कमा रही है। फाइनेंसिंग, किसी को फाइनेंस भी कर रहे हैं, कितना कैश जनरेट करती है, ये भी हमें इस स्टेटमेंट्स में, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने के लिए मिलता है। टर्म एंड डेफिनेशन पार्ट 1, असेट। अभी असेट क्या होती है? जो कंपनी का अपना है और फ्यूचर में रिटर्न देना है, देगा। असेट यानी क्या? जो अपना है, जो कंपनी का अपना है और फ्यूचर में रिटर्न देगा। जैसे शेयर है, अभी मेरी कंपनी है, मेरे इस कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, आप 4 लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर ले लिए, बराबर है? शेयर के बदले में आपको मैंने क्या दिया? पैसे दिया आपने मुझे, उसके बदले मैंने आपको क्या दिया? शेयर दिया, ओके? तो
ये मेरे कंपनी के शेयर मैंने आपके पास गिरवी रखे हैं पैसे लेके, जो मुझे वापस लेने ना, आपको आपका पैसा देना है। तो एसेट हो गई, हो सकती है कि एसेट फाइनेंशियल एसेट, वैसे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है। एग्जाम्पल और दूसरा दूं तो जैसे बैंक से पैसा उठाया है, राइट, जो फ्यूचर में उसको पे करना है, आज ईएमआई भरना है, आगे भरना है, परसों भरना है, तरसों भरना है, 10 महीने के बाद भरना है, बराबर है। जो कंपनी का अपना है, कंपनी में उस पैसे पे कुछ मशीनरी खरीद ली है जो अपनी है, बट उसका बैच के साथ पैसा रिटर्न करना है, उसको देना है फ्यूचर में। ऐसे समझ में, एसेट समझ में आया, क्लियर। अभी इसमें दूसरा होता है करंट असेट। वो असेट जो 1 साल के अंदर बेचा जा सके या यूज किया जा सके, विल इंक्लूड कैश इक्विवेलेंट, माल बेचा जाए, पेमेंट आनी है, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लायबिलिटीज एंड अदर लिक्विड असेट्स। जिसको हम 1 साल के अंदर जो असेट बेची जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, करंट असेट। 1 साल के अंदर जो अपने पास पड़ा है एज एसेट, मान लो कंपनी के पास माल बना के पड़ा है, वो एसेट ही है ना अपनी, जो 1 साल के अंदर हम बेच सकते हैं, राइट। स्टॉक इन्वेंट्री है, मार्केटेबल सिक्योरिटी रहेगा, कुछ कंपनी ने कुछ शेयर्स लिया होगा या कंपनी ने कुछ लिक्विड फंड में डाला होगा पैसा, तो 1 साल के अंदर बेच के हम ट्रेजरी बिल लिए हो गए, कोई बॉन्ड्स लिया हो सकता है, तो ये सारे एसेट बेसिकली उसको बोलते हैं करंट असेट। नॉन करंट असेट, जिससे 1 साल के अंदर सेम अकाउंटिंग ईयर में रियलाइज नहीं कर सकते, जैसे कोई बॉन्ड्स होते हैं 3-3 साल का, 5-5 साल का, 7-7 साल का पीरियड रहता है, अब वो किसमें आ गया, नॉन करंट असेट। बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक, 7 साल तक रहता है, ओके। उसके लिए तुमने सॉवरेन बॉन्ड लिया, हाँ, तो वो जो सॉवरेन बॉन्ड है वो नॉन करंट असेट में आ रहा है क्या, करंट असेट में आ रहा है, नॉन में आ रहा है। करंट असेट मतलब 1 साल के अंदर आप बेच सकते हो उसको, आप कहाँ पैसे निकाल सकते हो उसके, बराबर, तो हो गया नॉन करंट असेट हो गया, ओके। करंट असेट यानी क्या, जो 1 साल के अंदर बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड इक्विपमेंट, ये क्या हो सकता है, नॉन करंट असेट। यहाँ पे समझ में आ रहा है। टर्म एंड डेफिनेशन पार्ट 2, लाइबिलिटीज। अभी वो असेट था, लाइबिलिटीज क्या है, ओके। लोन, अकाउंट, अकाउंट पेबल, मॉर्गेज, डिफर्ड रेवेन्यूज, बॉन्ड्स, वारंट्स एंड एक्यूअल एक्सपेंसेस जो कंपनी को देना होता है। शेयर होल्डर फंड भी कंपनी का अपना नहीं हो रहे, शेयर होल्डर का फंड भी अपना नहीं है, वो किसी से लिया है, आपको शेयर दिया है मतलब उससे पैसे लिया है, वो भी उसका नहीं है। अब उसका जो भी बेनिफिट है आपको जाता रहेगा ना, शेयर लिया आपने, जो भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसका बेनिफिट आपको जाता रहेगा, वो कंपनी है क्या, अभी आए समझ में। जब वो बेचेंगे तब कंपनी पास हो सकता है उन्होंने वो ले वापिस, या फिर पब्लिक भी ले सकता है, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कंपनी को 12 महीने के बाद पे करना होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये थोड़ा हार्ड लग रहा है सब कुछ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो भी, 1-2 बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी जो कंपनी को 12 महीने के बाद पे करना होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो सेम अकाउंटिंग ईयर में पे करना होता है, अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, किसी से 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लोन लिया, जो होते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं जो 12 महीने के बाद पे करना होता है। लायबिलिटी किसको बोलते हैं, लोन, अकाउंट पेबल, मॉर्गेज किया है, कोई प्रॉपर्टी कंपनी की है और वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है उससे, तो वो लायबिलिटीज हो गई, जो पैसे देना है वो लायबिलिटीज है, बराबर है। जो पैसा देना है वो चीज ली हमने, उसके अगेंस्ट उसको रखा है हमने, ओके। टर्म डेफिनेशन पार्ट 3, शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट का, अभी शेयर होल्डर फंड यानी क्या देखिए, बैलेंस शीट का वो पोर्शन जो ओनर शेयर होल्डर को बिलोंग करता है,
बैलेंस शीट का वो पोर्शन जो ओनर शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। अभी बैलेंस शीट में ऐसा हो सकता है शेयर होल्डर है, साथ में कुछ ये भी लिया है, बैंक से पैसा उधार भी लिया है, हो सकता है ना। तो शेयर होल्डर फंड यानी क्या, बैलेंस शीट का वो पोर्शन जो ओनर और शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। मतलब शेयर होल्डर है, ओनर भी है। इनके शेयर होल्डर के पास, कंपनी के ओनर के पास 60% शेयर है, वो ओनर हो गए शेयर होल्डर फंड। और ओनर और शेयर होल्डर फंड, हमारे पास 30% है, या पब्लिक के पास 10% है, तो क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी कैपिटल, रेज किया हुआ फंड प्रमोटर और शेयर होल्डर से। इक्विटी कैपिटल समझ में आ रहा है क्या? इक्विटी कैपिटल, इक्विटी मतलब शेयर, शेयर बेच के पैसे जो आया है कंपनी के पास। हाँ, लिखा है ना उधर, इक्विटी कैपिटल रेज किया हुआ फंड प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर से। हमने परसों के दिन देखा था, को फाउंडर, फाउंडर प्रमोटर, फाउंडर प्रमोटर और प्रमोटर, जिन्होंने कंपनी बनाई वो फाउंडर प्रमोटर हो गए। और प्रमोटर कौन हो गए? नहीं, एक ही आदमी, एक दो तीन चार आदमी हो सकता है, जो बड़ा पैसा वाला है तो प्रमोटर। हम शेयर होल्डर्स हुए। इक्विटी कैपिटल यानी रेज किया हुआ फंड प्रमोटर और शेयर होल्डर से जो पैसा उठाया है उसको बोलते हैं प्रमोट इक्विटी कैपिटल। किसके? नहीं, अभी कैसे रहता है, जो प्रमोटर से लिया पैसा वो डायरेक्ट कंपनी को जाता है, ठीक है। अब प्रमोटर कोई नहीं बेच रहे, लेकिन कंपनी थोड़ा लिक्विड कर सकती है, अपने शेयर बेच सकती है, तो उन्होंने जब बड़ा माल निकाला बाहर तो उनके पास जाएगा पैसा। हाँ, हाँ, ट्रेडर भी यूज करते हैं ना, ट्रेडर जैसे मेरे पास था, मुझे लगा मेरा भाव आ गया, मैंने बेच दिया, मैं बेचने के लिए रखा, तभी तो आप ले पा रहे हो। लोगों के पास भी हो सकता है ना, जो 10-12 टक्का वाले को लोग ही है ना। कंपनी हर दिन थोड़ी लेन देन करती है, बेचती है, कंपनी नहीं लेन देन करती हर दिन। जो ट्रेडिंग होता है, प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स अपना शेयर बेचते हैं, और ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, जो अपने जैसे लोग होते हैं, जो अपने में अचानक क्लाइंट होगा बड़ा, जिसको ज्यादा शेयर है, वो डिमांड सप्लाई का काम ट्रेड करते हैं, तो वो पैसा अपने इधर ही चलता है। अगर कंपनी में कुछ शेयर बेचा, बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए निकाली, तो वो जो खरीदने वाला वो ब्लॉक डील हो जाता है उसमें। हम्म, हम्म, हाँ, शेयर जा रही है, जब उसमें ब्लॉक डील हो जाता है। अभी कैसे रहता है, अच्छी कंपनी है तो बड़ा पैसा वाला भी सोचेगा ये मेरे पास चाहिए रिजनेबल वैल्यू में, तो वो वेट करता रहता है, उसका वैल्यू उसको आ गया रेट, मार्केट गिर गया, उस समय ब्लॉक डील करता है, कोई बेचता है ये लेता है, तो ये उसमें ब्लॉक डील हो गया। ऐसा समझ, ऐसा रहता है। रिजर्व, कंपनी का बनाया हुआ प्रॉफिट जो अभी कंपनी ने रिटर्न किया हुआ है, मगर उस पे हक शेयर का बनता है, शेयर्स का बनता है। रिजर्व यानी जो पैसा उन्हें, जैसे मान लिया आप कुछ काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने जो सेविंग किया है रिजर्व में रखा है पैसा, बना हुआ है, बना वो पैसा बैंक में रखा, वो रिजर्व हो गए आपके। जो ऑपरेशन चल रहा है, काम चल रहा है, वो चल रहा है, बट जो पैसा अपने बाजू में रखा है, रिजर्व बोलते हैं वो पैसा, ठीक है। रिजर्व यानी कंपनी का बनाया हुआ प्रॉफिट, जो अभी कंपनी ने रिटर्न किया हुआ है, मगर उस पर हक शेयर का बनता है, शेयर का मतलब सब शेयर होल्डर, ओके। प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर का थ्रू रेज किया हुआ पैसा, मतलब इसमें क्या होता है, बड़ा इन्वेस्टर वो प्रेफरेंशियल के थ्रू पैसा और कंपनी रेज करती है, रिटेल के लिए नहीं देती है। आफ्टर मतलब कभी फ्यूचर में भी मान लो किसी कंपनी को अपने शेयर बेच के पैसा चाहिए, डायरेक्ट रिटेलर को नहीं देंगे, रिटेलर लेंगे तो रेट नीचे जाएगा, बड़ा रहेगा तो बाहर के बाहर हो जाएगा। ऐसे समझ में, अगर कंपनी अपने शेयर जैसे स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज पे बेचेगी ज्यादा, बड़ी क्वांटिटी, तो क्या होगा, शेयर का प्राइस नीचे आएगा ना, शेयर का प्राइस नीचे आएगा, तो वो क्या करते हैं, प्रमोटर को देते हैं,
मार्केट में मान लो अभी 25,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का अपने को पैसा चाहिए, बराबर है। वो अगर मार्केट में बेचेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट पे शेयर, तो रेट नीचे आएगा ना। हाँ। उसमें कंपनी में लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी रहते हैं, जो लिक्विडिटी क्रिएट करते रहते हैं, कंपनी का वो लोग रहते हैं वही, मतलब कंपनी का हर एक ऐसे एक लोग रहता है कि जिसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, हर एक कंपनी के रहते हैं। ठीक है? आ रहा है समझ में? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑपरेशनल प्रॉफिट, EBITDA बोलते हैं इसको। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पहले टैक्स देने से पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो इंटरेस्ट है पर मंथ देना है बैंक को, वो देने से पहले और टैक्स भरने से पहले, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑपरेशनल प्रॉफिट। अभी डिप्रिसिएशन भी आएगा उसमें, कुछ एसेट लिया हुआ रहेगा, उसका डिप्रिसिएशन, तो वो होने से पहले उसको EBITDA बोलते हैं। इबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स भरने से पहले कितना पैसा जमा हुआ है। ओके, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले कितना रहा। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, आएगा तो मतलब सारा सबका एम्प्लॉय का खर्चा गया, सारे खर्चे गए, इनकम टैक्स गया, बैंक का इंटरेस्ट गया, सब जाने के बाद क्या आता है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, कंपनी में नेट कैश कितना चेंज हो रहा है हर दिन या 2 दिन, 8 दिन में कितना कैश चेंज हो रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अलग अलग कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश फ्लो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं ऑपरेटर का समझ नहीं आता इसमें। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग जो भी काम चल रहा है कंपनी का, उसमें कितना लग रहा है, इन्वेस्टिंग कितना कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कितना कर रहे हैं, इससे अलग अलग कितना कैश आ रहा है, ठीक है, या जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी हम देखते हैं। ओके, ओवरऑल कंपनी की कैश लिक्विडिटी कितनी है वो हमें इसमें समझ में आती है, कंपनी की कैश लिक्विडिटी कितनी है वो समझ में आती है। P&L, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट। P&L ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिट या लॉस बना रही है, आ रहा है समझ में? कंपनी वो पैसा रिसीव कर रही है या नहीं, फेक सेल प्रॉफिट हो रहा है क्या, फेक सेल्स एंड प्रॉफिट। बहुत बार क्या होता है, कई कंपनी ने क्या किया, ये फेक रिपोर्ट बना रही है, फेक सेल दिखा रही है। हाँ, हम्म, नीचे गया, राइट, अदानी का हुआ था। हम्म, करते ना, फिशिंग मारत आपण, फिशिंग मारणार आपण. आलं लक्षात, फेक सेल्स अँड प्रॉफिट हे दिसतं ना आपल्याला, हे कशात दिसतं आपल्याला, हेच शिकवतोय मी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये दिसते, ये कहाँ देखना है, ऊपर लिखा है इधर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारी चीजें दिखती है। हाँ हाँ, तो आपण आता डेली हे आपण पाहतोय, आता इकडे शिकतोय, थेरी पार्ट, आपण थोड्या वेळाने त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये जाऊ ना, इकडे आपण बघू ना आज किंवा मग आज झालं तर आज, नाही तर उद्या किंवा परवा, नाही का? हे तुम्हाला फक्त मी सध्या काय करतोय, ब्रीफिंग करतोय, काय काय बघायचं असतं आपल्याला, डायरेक्ट बघायला गेलं तर काय होईल,
काहीच माहित नाही असं होईल ना, बरोबर आहे. मग हे ऍक्टिव्हिटी कुठल्या ऍक्टिव्हिटी पाहायला मिळतात? अलग लक्षात. कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये काय काय पाहायला मिळतं आपल्याला? कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, तो ते काय आहे? कैश मनी कंपनी में नेट कैश कितना चेंज हो रहा है ते कुठे दिसेल? कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये. ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टिंग फायनान्शिंग ऍक्टिव्हिटी अलग अलग कितना कॅश आ रही जा रही तो कळेल तिकडे. ओव्हरऑल कंपनी कॅश लिक्विडिटी कितनी आहे ते तिकडे कळेल. प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट तिकडे कळेल. प्रॉफिट एंड लॉस ये बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस बना रही है, वो कुठे कळेल? तिकडे कळेल. कंपनी वो पैसा रिसीव कर रही है या नहीं, ओके. फेक सेल्स एंड रिपोर्ट बनवते का ते कळेल. प्रॉफिटच दिसत नाहीये आणि फेक रिपोर्ट बनवलं लगेच कळेल ना. प्रॉफिट दिसलं पाहिजे ना. फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलता है, ओके. एग्जांपल न्यू लोन, डिविडेंड, लोन रिपेमेंट, शेयर इश्यूएंस, हे कुठे कळतं आपल्याला, ओके. ये सब उधर दिखेगा आपको. अपन जब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखने जाएंगे तो सारे टर्म्स उधर दिखेंगे. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैश फ्लो, ओके. पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब पैसा कंपनी में आया है. फाइनेंसिंग का पॉजिटिव कैश फ्लो दो तरीके से हो सकता है, नया लोन या शेयर इशू. नया लोन या शेयर इशू. निगेटिव कैश फ्लो मतलब कंपनी के अकाउंट से पैसा वापस गया होगा, कंपनी ने लोन लौटा दिया हो या शेयर बायबैक किया हो. शेयर बायबैक मतलब क्या होता है? कंपनी को अच्छा कैश पड़ा हुआ है, जैसे आईटी कंपनी करती है, तो अपने शेयर जो भी रेट है उस रेट से थोड़े पैसे ज्यादा ये इन्वेस्टर शेयर वापस देती है. ऐसा भी करती है कंपनी, क्योंकि जो पैसा पड़ा हुआ है तो उसका यूज नहीं हो रहा है, तो अपना अपना शेयर वापस लो. मतलब कुछ वो शेयर खरीद ले अपना. हाँ, उससे बढ़ेगा ना वैल्यू. अगर मार्केट में ज्यादा शेयर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ेगा. ये किस में दिखता है अपने को? पॉजिटिव एंड निगेटिव कैश कैश फ्लो में. आया समझ में? कंक्लूजन. निगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होना कोई निगेटिव साइन नहीं है. क्या बोला है इसका निष्कर्ष? क्या है? निगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होना कोई निगेटिव साइन नहीं है. मतलब अगर किसी कंपनी ने लोन पे किया, रीपे किया है, अच्छा खासा उसके पास पैसा पड़ा हुआ था, वो लोन रीपे किया, मतलब जो हर हर महीने को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा अभी, तो फायदे की चीज हो गई. ठीक है. तो जरा फोन को ये करो. हर दिन इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, मतलब काम अपना तो इम्पोर्टेंट भी है ना. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो रहा है तुम्हारा? वो मिस हो जा रहा है. ओके. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, असेट में कंपनी इन्वेस्ट करती है. कोई कंपनी के पास अगर पैसा पड़ा है तो हम एज ए इंडिविजुअल, हमारे पास ज्यादा पैसा, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे. वैसे कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है. उनको भी तो पैसा चाहिए ना, बड़ा बड़ा के. कहीं भी कर सकती है. बिल्डिंग ले सकती है, इक्विपमेंट ले सकती है. अब ये किस में आ रहा है? पॉजिटिव निगेटिव कैश फ्लो में. अगर बिल्डिंग ले सकती है मतलब बिल्डिंग लिया मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो गया? निगेटिव कैश फ्लो हो गया, पैसा निकल गया ना, तो क्या हो गया? निगेटिव कैश फ्लो. अगर आया हो तो पॉजिटिव कैश फ्लो. वो कहाँ दिखेगा? पॉजिटिव निगेटिव कैश फ्लो में. नई बिल्डिंग ली हो, निगेटिव निगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हुआ हो, ओके. कोई लैंड पीस जो कंपनी के पास सालों से था, बेच दी हो, पैसा और ये पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ इन्वेस्टिंग से. आया समझ में? जो पैसा बहुत दिनों से जमीन पड़ी थी उसको बेच दिया, वो पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है. और कहीं जमीन लिए तो इन्वेस्टिंग से वो निगेटिव कैश फ्लो हुआ. वो कहाँ समझ में आएगा? पॉजिटिव एंड निगेटिव कैश फ्लो में. कंक्लूजन. जरूरी नहीं कि पॉजिटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ और वो कोई पॉजिटिव साइन हो. इसमें कोई जमीन लिया तो कोई पॉजिटिव कंपनी के लिए कोई पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो सकता तुरंत एग्जैक्ट, मतलब तुरंत. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी ने अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से कितने सेल्स करके और स्पेंड करने के बाद कितना पैसा कंपनी में बचा रही है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? कंपनी अपने
मेन बिजनेस से, ऑपरेशन से कितना सेल्स करके और स्पेंड करके, सेल्स पे भी स्पेंड होता है ना, ओके, करने के बाद कितना पैसा कंपनी में बचा रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, सैलरीज है, ये सारा, हाँ, ये सारा इसमें आएगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो कब होगा? कैश में अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बेचे हो, पूरा उधार में सेल्स किया हुआ पैसे वापस आया हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया ना। नेगेटिव कैश फ्लो कब होगा? रॉ मटेरियल को पेमेंट दिया, सैलरीज दी, मार्केटिंग स्पेंड किया, वो क्या होगा? नेगेटिव कैश फ्लो। कंक्लूजन, कंपनी को अपना दिए हुए जल्द से जल्द रिकवर करना लेना चाहिए। सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो, जो भी आपने उधार दिया है वो वापस जल्द से जल्द लेने चाहिए। अभी मेन वाला पार्ट आ जाता है, रेशियो एनालिसिस। ओके, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, लिवरेज रेशियो हमने देखा, डेट टू इक्विटी रेशियो, खुद के लगाए पैसे से कंपनी कितना गुना उधार लेके बैठा है। बड़ा नंबर मतलब बहुत ज्यादा उधार, बड़ा नंबर मतलब बहुत ज्यादा उधार, ओके। और कम नंबर है मतलब एक एक से अंदर है तो ओके। तो साइमल्टेनियसली मैं क्या करता हूँ कि आपको ये समझाता हूँ इधर ही। उसको म्हणजे टीसीएस लेते हैं, इन्फी लेते हैं, आईटीसी लेते हैं, आईटीसी, ओके, आईटीसी। तो ये है स्किनर.com, ओके। स्किनर.com नाम की वेबसाइट है, आपके डायरी में लिख लो, स्किनर.in, स्किनर.in। हाँ, ओके, स्किनर.in, ओके। तो अभी हमने कौन सा रेशियो देखा पहला? डेट टू इक्विटी रेशियो, ओके। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे आईटीसी का नाम दिख रहा है, करंट प्राइस दिख रही है आपको, मार्केट कैप दिख रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या दिख रहा है? अच्छी है, बुरी है, खराब है? एक पैरामीटर पे हमने देखा भी, तो डेट टू इक्विटी में अच्छी है, और सबसे बड़ा वही मैटर करता है, डेट टू इक्विटी, ओके। नहीं, सब रहेगा वो, आप वीडियो में से कर लो, वीडियो में से कर लो, ओके। याद रहेगा, अभी जो पढ़ाऊंगा ना वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ज्यादा बेटर, लिखने में टाइम देगा, ओके। तो आईटीसी अच्छी है, ये मान मान लो, ओके। तो कंपनी ने जो उधार लिया है इसके, तो लिया है कि नहीं उधार, ये हमें देखना है, तो इधर ही समझ में आता है, राइट। अभी नीचे जाएंगे तो उधार कितना लिया है वो भी समझ में आता है, बैलेंस शीट में रिजर्व देखो 67,000 के, 68,000 के, उसके अगेंस्ट बोरोइंग कितना है? 284, मतलब आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 67,000, 68,000 आपके पास है, उधर 300 रुपए की आपके पास, क्या हो जाएगा वो? क्या ज्यादा हुआ? आपके पास 68,000 रुपीज है और 300 रुपये उधर लिए आपने। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है मतलब ऐसी कंपनी ले सकते हैं। एक पैरामीटर में समझ में आया, डेट टू इक्विटी, ओके। अब एक कंपनी दिखा तो आपको, टाटा मोटर, अभी टाटा मोटर नाम बड़ा है, बराबर है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, आ रहा है समझ में? लेंगे टाटा मोटर, जो उधार है, हाँ, जो जिसकी उधारी ज्यादा है, मैं क्यों उसमें अटकूं? मैं एज इन्वेस्टर,
मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, पैसे चाहिए। ठीक है, अभी देखो, अशोक लेलैंड देखो, टाटा मोटर डीलर देखो, ओलेक्ट्रा जनरे ग्रीन टेक देखो, है। वो खाली नाम से अच्छी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल में अच्छी होनी चाहिए। बराबर है, बराबर है। तो अभी इसका रिजल्ट देखो, वो अच्छा रहेगा तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे। फिर इधर प्रॉफिट लॉस भी दिखता है, सब दिखता है इधर, प्रॉफिट बन रहे हैं इसके ऐसे, ईयरली प्रॉफिट बन रहे हैं ऐसे। यहाँ पे एक घाटा लगा था, तो देखो अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं। ओके, बैलेंस शीट में देखो, बोरोइंग कितना है इसका, 131 करोड़ का, और कितना कैश पड़ा हुआ है, 840 करोड़ का। तो ये समझ में आ रहा है अभी आपको? अभी ऐसा अगर आपके सिस्टम में लगा दूं, समझो आपको कैसे लगाना है, ये कर पाएंगे? एक ही जगह पे मिल रहा है देखने को सब कुछ, डेट टू इक्विटी या डेट टू एसेट, सब रेशियो से है ना ये। रेशियो से क्या पता चलता है हमें? अभी जरूरी नहीं है, देखना, बराबर है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, लिवरेज रेशियो देख रहे हैं, बराबर है। उसमें हमने पहला कौन सा देखा? तो लिवरेज रेशियो हमें क्या बताता है, लंबे समय तक कंपनी टिकी रहेगी या नहीं, ये हम लोग देख पाएंगे लिवरेज रेशियो के द्वारा। लिया गया उधार को किस हद तक कंपनी अच्छे से उपयोग कर पा रही है, मतलब जो उधार पैसा लिया है उसको कितना अच्छे से इन्वेस्ट करके या अपनी कंपनी में वो लगा के उस पर कितना पैसा बना रही है। अगर जो कंपनी पैसा बना रही है उस पैसों पे, उधार लिए हुए पैसों पे, इसका मतलब ये है कंपनी अच्छी है। मतलब उन लोगों ने पैसा सही यूज के लिए लिया है। कई बार ऐसा होता है, कंपनी पैसा उधार लेती है बट उसको यूज करना ही नहीं आता है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो प्रॉफिट्स आएगा जो कहाँ जाएगा, तो वो कंपनी मेरे लिए अच्छी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? अभी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे जाते हैं। डेट टू एसेट रेशो, फिर आगे का रेशो है, ये भी लीवरेज में आता है। ओके, टोटल डेट डिवाइडेड टोटल एसेट, कितना उधार लेकर कंपनी ने संपत्ति एसेट बनाई है। ओके, कितना उधार लेकर कंपनी ने एसेट बनाई है। ये समझ में आ रहा है क्या, कितना उधार लेकर कंपनी ने एसेट बनाई है, छोटा नंबर मतलब कम उधार लिया है। नहीं समझे? कितना उधार लेकर कंपनी ने संपत्ति असेट बनाई है, जमीन हो सकती है कंपनी खुद की, उसके लिए क्या उधार लिया है क्या, लिया है क्या? हाँ, मान लो कंपनी टोटल है 10 करोड़ की, और उधार ही है कंपनी जगह के लिए 2-3 करोड़ रुपए लिया, तो रेशो गड़बड़ न रहनी चाहिए। उसका क्या है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, अगेन ये रेशो गड़बड़ रहनी चाहिए। समझ में आया? छोटा नंबर मतलब कम उधार लिया है, चलेगा ना हमें? 10 करोड़ की कंपनी है और सिर्फ 50 लाख उधारी ली है कंपनी जगह लेने के लिए, तो हमें हमें चलेगी ना, राइट? तो ये भी जरूरी देखना जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, डेट टू असेट रेशो, इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशो, ईबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट पेड डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेड, कंपनी में, हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेड, मतलब कंपनी कितना इंटरेस्ट चुकाती है, उसे कितना गुना कमाती है, हाइयर द बेटर। अब ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, नहीं समझे? कंपनी ने कंपनी कितना इंटरेस्ट चुकाती है, उसे कितना गुना कमाती है। मान लो 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, तो उस उधार लिए गए पैसे पे हम 1 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट? बट उस 1 लाख इंटरेस्ट पे करने के बाद हम 4 लाख कमा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट 1 लाख का ही दे रहे हैं, तो मतलब वो उधार लिया पैसा हमारे लिए अच्छा है, तो उस पे हम पैसा बना रहे हैं। अगर वो ज्यादा रहेगा,
अगर वो उससे कितना गुना कमाती है। अगर मान लो 1 लाख इंटरेस्ट दे रहे हैं और 50,000 का 1.5 लाख कमा रहे हैं, जो उधार लिया गया पैसा है उस पर इंटरेस्ट हमें 1 लाख देना पड़ रहा है, और हम 50,000 की ज्यादा कमा रहे हैं, इंटरेस्ट देखिए हमारे हाथ में कितना आ रहा है 50, वही 5 लाख आ रहा है, तो बेटर है। मतलब जितना ज्यादा दे उतना हायर दी बेटर। ओके, आए समझ में? फाइनेंस फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, एवरेज टोटल एसेट लीवरेज, एवरेज टोटल इक्विटी डिवाइड एवरेज टोटल इक्विटी। कितना एसेट इक्विटी कैपिटल से लिया गया है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा लीवरेज, बैड। कितना एसेट इक्विटी कैपिटल से लिया गया है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा लीवरेज, बैड। कितना एसेट इक्विटी कैपिटल से लिया है, नहीं समझ में आ रहा है? कितना असेट इक्विटी कैपिटल से लिया है, इक्विटी कैपिटल मतलब क्या है, शेयर बेच के कितना पैसा बनाया है, लिया है। मान लो 90% शेयर बेच दिए, हमारे पास 10% रह गए, कंपनी अपनी रहेगी क्या? कितना असेट इक्विटी कैपिटल से लिया है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा लीवरेज। 100 करोड़ के शेयर है, उसमें से 15, 20%, 30%, 25% तक अगर शेयर बेच के एसेट उठाई हो, पैसा लिया हो कंपनी चलाने के लिए, तो अच्छा है ना, 75 हमारे पास है। तो ये भी तो देखना चाहिए, या कंपनी का सिर्फ 10-12% उसका बचा है, बाकी सब बेच दिया है, मतलब कंपनी बेची गई है। आए समझ में? तो ये चीजें देखना कितनी जरूरी है। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई डाउट? असेट म्हणजे जे तुमच्याकडे बिल्डिंग आहे तुमची घरी बनलेली, तुमच्या असेट झाली, संपत्ती, हा, ओके। पण ती असेट तुम्ही बनवण्यासाठी किती लोन घेतलं उधार, जे तुम्हाला द्यायचंय, बरोबर आहे? असेट तर तुम्ही बनवली, पण त्याचे तुम्ही लोन पण घेतलंय ना। मग असेट हे त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, करंट असेट आणि नॉन करंट असेट। जे तुम्हाला आता द्यायचंय या फायनान्शियल इयर मध्ये, ती तुमची करंट असेट झाली। लॉंग टर्म साठी पण असू शकते, ते जास्तीत जास्त बनवू शकते। असेट म्हणजे संपत्ती जी आपण बनवली। मग असेट बनवताना आपण किती उधार पण घेतलं ते पण मॅटर करतंय। जर तुमच्याकडे आहेत 50 लाख रुपये आणि तुम्ही लोन घेतलंय 1.5 कोटी रुपयाचं, तर तुमचं गडबड होऊ शकते का? पण तुम्हाला पाहिजे 50 लाख रुपये, ओके, तुमची स्वतःची ते आहेत 1.5 कोटी रुपये, कळलं? कोणतं बेटर आहे? जेवढा जास्त नंबर, जेवढं जास्त लिव्हरेज उधारी असेल, तेवढी आपली रिस्क वाढते ना। मग तसं आपल्याला तिथे हे पाहणं गरजेचं आहे की आपण कमीत कमी घेणं लोन, हे पाहायला पाहिजे। येतं लक्षात? अजून दुसरं काय म्हणतात? इक्विटी कॅपिटल म्हणजे इक्विटी शेअर विकून किती रुपये जमा केले, कळलं? विकून किती पैसे जमा केले? समजा 100 शेअर आहेत, 100 शेअर आहेत आणि त्यांनी 70 विकलेत, मोठा नंबर झाला, त्यातून पैसे जमा केले, कंपनी जरा गडबड आहे। एखाद्या कंपनीत होणार, आपल्या कंपनी शेअर खूपच जास्त विकतोय, त्याला कॉन्फिडन्स नाही त्या कंपनीवरती, मी धंदा नीट करू शकतो हा। आलं लक्षात? इक्विटी कॅपिटल कैसे रहता, कैसे रहता है? जितना छोटा है, छोटी मछली बड़ी मछली को, सिंपल डेफिनेशन, समझिए आप क्या बोल रहे हो। छोटी कंपनी है, उसका सब अच्छा है, फाइनेंशियल, फाइनली वो छोटी ही है। बड़ी बड़ी रहती है, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा ही होता है। लेकिन बड़ा, जिसमें जिस छोटे में कुछ करने की इंतजाम होता है, वो सारों में नहीं होता है, कई लोगों में होता है, कई कम लोगों में होता है। तो वो कम वाला आप ढूंढ के लाएंगे क्या, तो अच्छा है। हम्म। हम्म।
जैसे अभी आरआर केबल आ गया, आरआर केबल आ गया, आईपीओ आया, उसका भी वो अच्छा बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। तो वो कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी लेकिन अच्छी है। तो अगर ऐसे आप ढूंढ के निकाल के लेते हो तो ऐसे में इन्वेस्ट करके रखो ना लॉन्ग टर्म के लिए। वो बड़ी बनी, मिड कैप की, स्मॉल की, मिड होगी, मिड लार्ज होगी, बड़ी होगी ना। लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट और वो क्या है, कौन सी बिजनेस में क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है, रेशियो एनालिसिस क्या बोल रहा है, वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही आप उसको जज करना है। उससे पहले छोटी बड़ी हाँ समझ। यहाँ तक लीवरेज रेशियो किसको प्रॉब्लम है क्या? आगे चले। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कंपनी के प्रॉफिट को मापता है। प्रॉफिट होगा तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगा। किस दर तक प्रॉफिट बना रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे रहेगा। सिर्फ इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंटेज बना है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा हो। अभी इक्विटी कैपिटल मतलब क्या, कंपनी में दो चीजें हो सकती है। एक इक्विटी कैपिटल जितना शेयर बेचे हमने उसमें से पैसा है, उसमें कितना प्रॉफिट बना रही है, और जो उधारी बैंक के और बैंक बैंक का लोन लिया है उसमें कितना कितना बना रही है। तो इक्विटी कैपिटल बेच के अगर ज्यादा पैसा बना रही है तो बहुत ज्यादा है तो अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, अगर ये 10 के ऊपर है तो अच्छा है। अगर ये 10 के ऊपर परसेंटेज में 10 के ऊपर है तो अच्छा है। दूसरा है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा अच्छा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो भी कंपनी चलाने के लिए खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑपरेशन हो गया। और ये सब ऑपरेशन करके जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जितना खर्चा हुआ है और रेवेन्यू कितना आया है। मान लो खर्चा हुआ है 10 लाख का और रेवेन्यू आया है 9 लाख का। ये एक्टिविटी करते करते अभी कंपनी को प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करके उसको सेल भी करना है, उसके लिए भी खर्चा लगेगा, उसके एम्प्लॉय है, सैलरी है, गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है। ये सब करते करते कितना पैसा खर्चा लगा है उसको और अंदर कितना आया है, रेवेन्यू कितना आया है, उसका रेशो होना चाहिए। मान लो आपने 10 लाख का माल बनाया है और हाँ आपके जेब में 8 लाख रुपए आ गए हैं, तो नुकसान है ना। नहीं समझ रहे। सिंपल सी बात है। आप ये बोतल बना रहे हो, ठीक है, ये बोतल बनाने के लिए आपको 40 रुपए का खर्चा आया एक बोतल में। ऐसे आपने 1000 बोतल बनाए, 4 लाख रुपए की, 40,000 की, 40,000, ठीक है। तो 40,000 की बोतल आप बेचते बेचते 38,000 हाथ में आ गए आपको, 8,000 हाथ में आ गए। तो ये महीना चलेगा कंपनी को, आप तो घाटे में आ गए, बराबर है। तो ये प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन क्या बोलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या बोलता है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा अच्छा, ऑपरेशनल प्रॉफिट। ओके, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट ज्यादा है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू कम है, कम खर्चे में ज्यादा पैसा बनाया है। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर आपने मान लो यही 40,000 के बॉटल में खर्चे लगा आपको सिर्फ 10, 20 हजार, 15 हजार, तो क्या हुआ, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है कम लगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, बराबर है, पैसा बनाया आपने, बराबर है। तो ये इसमें पता चलता है। पैट मार्जिन परसेंटेज, ओके, पैट मार्जिन, ओके, ऑपरेशनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, जितना ज्यादा रहेगा अच्छा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, जितना ज्यादा रहेगा अच्छा है। टोटल पैट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ,
जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना अच्छा है। ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो हमने देख लिया। रिटर्न ऑन असेट, कुल असेट पर कितना रिटर्न परसेंटेज बना रही है। नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव असेट पर खर्चा कम होना चाहिए। मान लो तुम कुल असेट, जैसे कंपनी का दो बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, दो बिल्डिंग है, लेकिन उसमें असेट जो होती है, जो भी बिल्डिंग है, इसके लिए उनको खर्चे भी आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए कैसे आएंगे। नहीं, ऑलरेडी है, बना हुआ बिल्डिंग है। हाँ, कौन सा मेंटेनेंस होता है, कौन सा मेंटेनेंस रहेगा। लाइट है, लाइट है, लाइट बिल है, वाटर बिल है, साथ में आपका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। ऐसे छोड़ के नहीं दे देंगे। हाँ, ये मेंटेनेंस है, तो ये तो कंपनी का अपने जेब से जा रहा है ना, फालतू में खर्चा नहीं है। तो ये बोल रहा है कुल असेट पर कितना रिटर्न परसेंटेज बना रहे हैं, या वो रेंट से दिया है तो अच्छा है, तो उसको भाड़े पे चढ़ाया है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। चढ़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा आएगा, जेब से पैसे नहीं डालते। तो फिर कंपनी में जो प्रॉफिट होने वाला है, कई उसका कई परसेंटेज या कई जो भी अमाउंट है, वो उधर ना फुकट में ना जाए, वो भी हमें देखना जरूरी है। हाँ, अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है उस पर, फिर उस असेट को भेज दो, उसका मेंटेनेंस भी भर रहे हैं, तो इसलिए हमारे शेयर पे इफेक्ट होगा, हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। बराबर है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल कैपिटल शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी कैपिटल पे कितना रिटर्न बना रही है। शॉर्ट टर्म डेट लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, प्लस इक्विटी कैपिटल पे जितना भी है इक्विटी कैपिटल, उस पर कितना पैसा, मतलब ये तीनों में कितना पैसा बना रही है परसेंटेज में। वो अगर 10 के ऊपर है तो अच्छा है, इधर लिखा नहीं बस लॉजिक है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के ऊपर है तो अच्छा है। नहीं समझ रहा है, हमने कौन से रेशो देखे अभी। डेट टू इक्विटी देखा, डेट टू असेट देखा, इंटरेस्ट कवरेज देखा, फाइनेंशियल लीवरेज देखा। अभी हम इसमें जाके देखते हैं। अभी कॉलेक्टर इंटेक, ओके, तो इसमें यहाँ पे रेशियो से पेयर कंपैरिजन में, ओके, कॉलेक्टर यहाँ पे है 0.15 का डेट टू इक्विटी, अच्छा है क्या, अच्छा है, बुरा है, खराब है, बताओ जल्दी। डेट टू इक्विटी, डेट टू असेट, इंटरेस्ट कवरेज, अच्छा है कि खराब, बताए। इंटरेस्ट कवरेज हाइयर द बेटर, जितना ज्यादा रहेगा उतना, बोला ना मैंने, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, राइट। लीवरेज 1.64, अभी देखते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, कितना असेट इक्विटी कैपिटल से लिया गया है। बड़ा नंबर मतलब ज्यादा लीवरेज, बैड। इक्विटी कैपिटल, कितना कितना असेट इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर बेच के जो असेट खड़ा किया है, कंपनी के 20 लाख के मान लो 20% शेयर बेचे और उससे असेट खड़ा खड़ा किया है, तो गलत है ना। शेयर बेच के, वो शेयर बेच के असेट के लिए पैसा लिया है, एक्टिविटी के लिए नहीं लिया है। वो डेट भी हो सकता है ना। सिंपल है। आपके आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, आप पैसा कमा के एसेट ले रहे हैं या अपने अपने शेयर बेच के ले रहे हैं, कौन सा बेटर है। कैसे लेना चाहिए, या शेयर बेच के। तो क्या बोल रहा है, कितना एसेट इक्विटी कैपिटल से लिया गया है, बड़ा नंबर मतलब, मान लो 1%, आधा टक्का शेयर बेच के लिया है, और चलेगा। और ज्यादा नंबर रहेगा तो 10% का शेयर बेचा है कंपनी का, 10% शेयर बेचे होल्डिंग ली है, अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ
हाँ, समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो ये भी हमें देखना चाहिए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज रेशो। और वो बड़ा नंबर रहेगा तो, ज्यादा नंबर रहेगा तो क्या होगा? बैड। तो ऑलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक क्या है, लिवरेज 1.64 है। तो पीएल में देखेंगे सबसे तो अच्छा है ना, कम ही है ना सबसे। बड़ा नंबर मतलब खराब, कम नंबर, इसका कम नंबर है क्या? समझ गया क्या? लिवरेज समझ में आया? आरओई 10 से ऊपर है, अभी 8.1 होने, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरओए रिटर्न ऑन असेट 4.87 है, असेट पे भी 5% बना रही है सालाना। अच्छा है क्या? आरओसी 10 के ऊपर है, मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ओके, ये सबसे मिल के 13% का प्रॉफिट बना रही है, ये भी अच्छा है। पैट, ये भी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.7%। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? पहले यही यही जो हम सीखे ना अभी, आरओई सीखे, आरओए सीखे, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो सीखे ना, तो तुम्हारा शायद ध्यान नहीं था। अभी तो सीखे हम लोग। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंटेज बना रही है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा हो। आ रहा है समझ में? यार वही, आ रहा है कि नहीं समझ में? ओके, अभी यहाँ तक हम पढ़े हैं, बराबर है, ये आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी आपको इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस सिस्टम में इसको कैसे लगाना है। ओके, यहाँ तक बता दूं या पूरे लेंगे, आगे के ले लूं? हम्म, ठीक है। अभी कोई दूसरी कंपनी हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसका पहले। मान लो आईटीसी है, आईटीसी है, तो देखो आईटीसी क्या बोल रहा है। ये देखो, इंटरेस्ट हायर द बेटर, कैसा है? लिवरेज देखो, लिवरेज, लिवरेज हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। ओके, आरओई देखो 30% का, आरओई देखो, जो भी एसेट पड़ा है उस पर 24% का बना रहे हैं सालाना। आरओसी देखो 39% बना रहे हैं। पैट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये आप आगे देखेंगे। ओके, यहाँ तक आ रहा है समझ में? कि नहीं यार समझ में? इतना रेडीमेड दिया है, कितना रेडीमेड है ये तुम्हारे लिए? तो पहली बार भी देख रहे हो तो बार बार, मैं बोला ना, तीन तीन चार चार बार, एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, बहुत रेडीमेड हो गई, अच्छे से देखना है। अभी देखो, ये आईटीसी है, ओके, जीरो, इसका डेट टू इक्विटी सब जीरो है, ये अच्छी कंपनी है, मानते हो? हाँ, अभी देखना कि इसमें ये बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी जैसे भी करेक्शन करती है, नीचे मार्केट सेंटीमेंट वाइज आता है, माल भर भर के उठाओ, अगली 10 पीढ़ियां खाएंगे, कितना पैसा बनेगा? रखो कमा के, वो भी फिर खराब हो जाता है, कमा के रखेंगे तो। हाँ, बुढ़ापे में है, वो सिखाना पड़ेगा उनको पहले। सिंपल सा है, ठीक है, जितना भी बनाएंगे आप, वो आपका हुनर है। जितना आपने बनाया पैसा इस जन्म में, वो आपका हुनर था, वो उसको ऐसे उड़ा देगा, वो क्या रहेगा?
उससे पहले वो आपका एक काम है, राइट, उसमें पैसे की वैल्यू कैसी होती है, कैसे पैसे बनता है, इसका वैल्यू उसको आना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वो आपको उसको समझ देना चाहिए, तब जाकर ये सब काम में आगे आगे रहती है। बहुत सारी पब्लिक है ना, तो घर के पैसों पे बोलो। जो होता है ना, तो ये काम किसका, हमारा था। अभी देखो, ये वाला शेयर है आईटीसी। अभी 2020 में आईटीसी की परिस्थिति कैसी थी, अच्छी थी खराब थी, ठीक था ना इधर। ठीक है? 2 साल के पहले, मतलब 20 में देखो, 20 में इसके प्रॉफिट्स अच्छे थे। हाँ, ये 20 है, 2022 है, ये 20 है, इधर अच्छे ही थे ना, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट्स, राइट। तो अभी देखो बैलेंस शीट, देखो 20 में क्या दिख रहा है, 64,000 करोड़, 277 करोड़ का रिजर्व बोरोइंग है खाली। अभी क्या है, 67,000 करोड़। उस समय भी अच्छी परिस्थिति थी, 2014 में भी अच्छी थी, सब तरफ अच्छी परिस्थिति है, बराबर है। फिर ये शेयर नीचे क्यों आया, आईटीसी क्यों आया, सेंटिमेंट वाइज नीचे आया था, मार्केट सब कोरोना था, मार्केट नीचे आया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई कंपनी या मार्केट में, इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी का मालिक अपनी कंपनी छोड़ के भागता है क्या। अभी ये इसका शेयर था 355 का, आया 144 भाव, क्या है इसने आत्महत्या कर ली, कंपनी वाले ने क्यों नहीं की, उसका वैल्यूएशन बहुत कम आया ना, क्योंकि उसके पता है मेरी कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, बट अभी जो भी रेट आया है कोरोना की वजह से आया है, बट मैं आगे जाकर मेरा अच्छा हो जाएगा। हाँ, इम्पैक्ट। तो फिर देखो यहाँ पे, फिर ऐसी कंपनी में यहाँ पे बॉटम नहीं पकड़ सकती क्या, यहाँ पे 145 का कितना बनाया। हम्म। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या, ये सब देखने के बाद। हाँ, फिर ये ही अच्छी क्वालिटी कंपनी लेके आप अगर ऐसा 2,000, 5,000, 10,000 ऐसा करते रहेंगे 15-20 साल तक, जितना पैसा बचता है वो भी करते रहेंगे, तो आपके पास अच्छा असेट क्लियर होगा या नहीं होगा। ये क्लास का फायदा ट्रेडिंग से कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत बढ़िया टेक्निक भी है मेरे, बट इसमें आप पैसा बना सकते हो अच्छे से, क्योंकि वो काम है, वो आपके करने पे है, ये भी आपके करने पे ही है, बट इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें ज्यादा लगाना पड़ता है। हाँ, 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 ऐसा नहीं, लेके रखना है बस। अभी देखो ना तुम, ऐसी अभी टीसीएस है, टीसीएस, देखो डिविडेंड, इतना अच्छा डिविडेंड देती कंपनी, 6 महीने में देते हैं या फिर 2 साल में देते हैं, लेकिन अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है। क्योंकि ये 3,371 का रेट है। अभी देखो कोरोना में ही यहाँ पे थी 1,571, अभी 3,300, ओके। इतनी फिर इसके बावजूद बीच में देखो कितना बड़ा डिविडेंड दिया। तो ये कंपनी टीसीएस अच्छी है या नहीं है पता मुझे। ये देखिए, कर रहे हैं, इससे पहले हम इसका पीए कंपेयर करते हैं, क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चे बुरा, तुम तो अभी तक बोल रहे थे कि सर ये तो सब थेरी है, थेरी बोल रहे थे, थेरी पढ़ रहे हैं हम, तो प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो देखो, अभी ये प्रॉफिट लॉस,
सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सब सारे चीजें समझ में आती है इसमें। फिर किसके किसके पास ये कंपनी है ये भी समझ में आना चाहिए। बराबर है। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो एलआईसी है क्या इसमें? हाँ, 5%। मैंने तुमको कल परसों के दिन बताया था, एलआईसी सबसे ज्यादा क्या कर रही है? इधर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और उसमें क्या बोलते हैं, मार्केट अच्छा नहीं है। बोलो ना पहले, आ रहे समझ में? अभी एलआईसी इसमें गवर्नमेंट में कितना है, पब्लिक के पास कितना है, सब है। इधर एफआईएस के पास कितना है, 12% है एफआईएस के पास, डीसीएस का शेयर। तो ये लोग लेके बैठते हैं। एलआईसी तो ऐसी जगह पे जो वही कंपनी लेनी तो पड़ेगी है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करके लेते हैं। तुम सोचो, तुम ये एलआईसी ने जो जो कंपनी चली है वो भी कंपनी लेंगे, तुम एलआईसी के साथ और इस इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ बढ़ने वाले हैं। अब जो जो करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। छोटा छोटा होगा, बड़ा बड़ा। मतलब जो मैं पहले ही बोल रहा था वो सही है क्या? हम्म। तो ये आप सही तरीके से करेंगे तो ये सब कुछ आने लगेगा, आएगा। हम्म। राइट। अब बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम। ओके। अभी देखो इसका क्या हाल है, 0.79 है, एक के अंदर चलेगा अपने को। ओके। तो ये एक के अंदर है। देखो कर्जे का परसेंटेज क्या होता है वो समझ में आएगा आपको भी। मतलब जिस कंपनी का 0.05 रहता है इधर डेट टू इक्विटी, हाँ, 0.05, उसमें 67,000 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा कितना, 300 करोड़ का था। बराबर है। अब इसका देखो 0.79 है, तो इसका कर्जा का परसेंटेज मतलब रिजर्व और उसके मुकाबले कितना बोरोइंग है वो आपको समझ में आएगा इधर। 68,000 करोड़ रिजर्व और 56,000 का, तो लेंगे क्या? हम्म? कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट इनको पैसा थोड़ा ज्यादा ही लगता है ऑपरेशन चलाने के लिए। अब पहले से देखो तुम, ये 30,000 करोड़ का बोरोइंग था, तो ये 15,000 का रिजर्व था। आगे देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे 65,000 का हुआ। अभी कम हो रहा है ना, यहाँ पे कम हुआ है, कम हुआ है ना। तो ये कम हुआ है इसलिए इसमें ब्रेकआउट आया है। आया समझ में? ये कम हुआ इसलिए इसमें बीपीसीएल, इसमें ब्रेकआउट आया है। और ये ब्रेकआउट मुझे कहाँ दिखता है? ये दिखते मेरे फंडामेंटल डेटा में। देखा, ये ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, बढ़ रहा है क्या? हाँ, तो ये लॉजिक, उसका लॉजिक मिलाना पड़ेगा अपने को फंडामेंटल डेटा के साथ। अभी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, एनएसई इंडिया। अब ये सारा तीनों का मिलाप करना है, इधर का डेटा उधर का डेटा सब डेटा मिला के। तो अच्छी हाँ। अभी देखो इसमें सिक्योरिटी वाइज बीपीसीएल 1 मंथ, अभी देखो यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई है, यहाँ पे देखो 24,000, 24 लाख, 83,000, 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख। सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पे 38 लाख, 48,000। ये कब हुआ है? 30 अक्टूबर को। बराबर है। तो 30 अक्टूबर को ये हुआ है सबसे ज्यादा, 30 अक्टूबर को डिलीवरी उठी है। बराबर है। 30 अक्टूबर का डेट देखो क्या है, 25, 30 अक्टूबर दिख रहा है। क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ? है कि समझ में? फिर हमें वो भी सीखना है, वो डेटा डिलीवरी डेटा है ना, वो इंट्राडे डेटा है। उस दिन 30 अक्टूबर को इतनी बड़ी डिलीवरी उठाई गई है, इसका मतलब 38 लाख इंटू 349, कितना होता है देखो, 349।
तेरह सौ करोड़ है, 1300 करोड़ रहेगा वो। 132 करोड़ आ सकता। तो 132 करोड़ का बाइंग करने वाला कौन होगा? 132 का बाइंग करने वाला, 132 करोड़ का बाइंग करने वाले जो भी लोग हैं, कुछ तो उनके दिमाग में रहेगा, तभी तो हुआ ये। मतलब सारा चीजें प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है, वो देखना पड़ेगा अपने को। अब तुम सोचो, ये होने के बाद तुमको पहले से पता होता और तुमने यहाँ पे 100 शेयर 1000 शेयर लिए थे 349 में, और 383 हुआ है। ओके, गारंटेड पैसा है कि नहीं, ये सब एनालिसिस करने के बाद। मतलब हम फंडामेंटल डेटा देख रहे हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है वो भी निकाल रहे हैं, उसमें से हम इंटरडे आ रहे हैं। इंटरडे का ब्रेकआउट का किस दिन मिला, महीने में कहा, महीने में इतना कहीं हुआ है क्या? महीने में कहीं हुआ है क्या? 33 इधर हुआ है, 38 इधर हुआ है। अभी ये तो हमने एक पर निकाल के दिखाया है, बट हमारा डेटा एनालिसिस ऐसी चीज है, हर दिन जो एक्टिविटी है वो निकल के आता है। रात में करना है, तो आज जो एक्टिविटी, आज 6 बजे के बाद डेटा आ जाता है, वो डेटा आपको फिल्टर करके, बहुत अच्छी चीज है, काम करना पड़ेगा। हर दिन, हर दिन तुमको निकलता है कुछ ना कुछ, तुम्हारे में हाथ आता है। फिर आता है तो फिर इधर जाके देखेंगे, जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, उधर देखने ये ब्रेकआउट है इसको, वो वैल्यू जो है वो पूरे महीने में नहीं हुई रहती है। हो सकता है 3 महीने में भी नहीं हुआ, इतना डिलीवरी क्वांटिटी बाय हुआ। डिलीवरी क्वांटिटी मतलब क्या, घर पे लेके गए, हर दिन लेन देन करके टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, बट घर पे कितना लेके गए? तुमने इधर पत्ते खेले आज, मान लो बहुत बड़ा टर्नओवर किया, घर पे कुछ भी नहीं आया, तो तुम हार गए ना। समझ गया क्या? तुम्हें घर पे कितना पैसा लेके गए? तो उतना रुपए का माल लेके गए, तो क्यों लेके गए? कुछ तो न्यूज है अंदर, कुछ तो है, तभी तो इतना बाय क्यों कर रहा है? कोई मतलब पागल तो नहीं रहेगा? कैसा लग रहा है सब कुछ? हम्म? हाँ हाँ हाँ। बोरोइंग प्लस ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिख रहा है क्या? लीज लाइबिलिटीज, अदर बोरोइंग, सब मिला के बोरोइंग कितना? अभी इसमें लॉन्ग टर्म कम रहेगा, शॉर्ट टर्म ज्यादा है, तो मतलब ये पैसा देने की क्षमता है इसमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिया है मतलब, तो ये बेटर अच्छा लिया हमारे लिए। फिर अंदर और डिटेल डीप में, लॉन्ग टर्म का लोन है तो लॉन्ग टर्म में पैसा देना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है 1 साल के अंदर रहेगा, 1 साल के अंदर ये पैसा दे सकते हैं, इतने कैपेसिटी वाले हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया, बाद में देते ही हो। तुमच्याकडे एक काम होतं, 1 लाख रुपये तुम्हाला पाहिजे होते आणि तुम्ही वर्षभरात देतो म्हणून सांगितले, तर तुमचे 1 लाखात सुटणार आहेत वर्षाच्या आतच, तो तो चांगला है ना शॉर्ट टर्म। लेकिन वही लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, 5 साल के बाद देना है तो ब्याज भर रहे हैं, ऐसा समझते। तो इसलिए ये डेटा देखा हमने, और फिर उधर का ब्रेकआउट देखा, तो वो ब्रेकआउट हमें डेली एक्टिविटी में हर दिन दिखता है, कौन से कितने में डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है, ऐसा समझो, वो हमें यहाँ पे दिखता है, जो दिख रहा है इधर डिलीवरेबल क्वांटिटी, ये डिलीवरेबल क्वांटिटी दिख रहा है, तो इसका परसेंटेज इधर, वॉल्यूम, डिलीवरेबल क्वांटिटी और डिलीवरेबल परसेंटेज, ये यहाँ पे इतना ऐसा दिखता है कल के मुकाबले आज। फिर हम ये भी निकाल सकते हैं, हफ्ते का भी निकाल सकते हैं, महीने का भी निकाल सकते हैं, ये रोज निकालना। लेकिन लेकिन उस दिन इतना बड़ा शेयर बाय हुआ है, अभी मान लो, क्या बोल रहे हैं? ओके, अभी मान लो ये जो है, ये इस दिन हुआ 30 अक्टूबर को, बराबर है। तो 30 अक्टूबर को मार्केट ने क्या किया, बॉटम आउट किया था ना, नीचे आया था ना वो, नीचे आके उसने ब्रेकआउट दे दिया, समझ में आया क्या? तो ये ब्रेकआउट अभी इतना बड़ा क्वांटिटी बाय, उसके बाद भी क्वांटिटी अच्छी बाई हो रहा है,
डिलीवरी ये इतना बढ़ गया ना उस दिन से हम। तो एक कैंडल बनाया बड़ी, लेकिन ये कैंडल ये दिखती है अपने को, लेकिन इसमें कितना शेयर बाय हुआ अभी ये देखो। ये कैंडल बड़ी दिख रही है आपको, इसमें ये कैंडल बड़ी बड़ी दिख रही है, दूर की हो गई बहुत। अभी ये कैंडल बड़ी दिख रही है, ये वाली 1/11 की। 1/11 को कितना हुआ देखो, 1/11 को 33 लाख, बराबर है। उसके मुकाबले ये जाता था बॉटम में, तो बॉटम में बड़ी क्वांटिटी बाई की, और ये क्वांटिटी 38,48,149 कहीं ऊपर दिख रही है आपको पूरे महीने में। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है, डेटा का ब्रेकआउट है? ये प्राइस में समझ में नहीं आता कितना क्या हो रहा है, खाली ये चार्ट देख के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है। ये चार्ट तो खाली इसका भी हो सकता है, टर्नओवर का भी, और कम कम इसमें। अभी आज और एक दिखाता हूँ। अभी 24 तारीख का देखो डेटा, 6 नवंबर का डेटा देखो, 16 का देखो, और 26 का ये देखो, 3 का देखो, ये 3, 6, 7 का देखो, 3, 6, 7 का 16 लाख, 24 लाख, 22 लाख, ओके। और कल का 8 का, ओके, 39 लाख। अब ये चारों में, ये चारों दिनों में, हाँ, आज से लेकर आज के दिन छोड़ के 4 दिन देखो पिछले, तो 4 दिन में ये 2, 3, 4, इसमें बढ़ा नहीं कि मार्केट बढ़ा है ना, बढ़ा है ना। बट ये देख के, कैंडल देख के कितना क्वांटिटी डिलीवरी भी हुआ है वो नहीं समझ में आता, नहीं समझे? उसको डेटा ही देखना पड़ता है अंदर जाकर, ब्रेकआउट है कि फेक आउट है समझ में नहीं आता, समझे क्या? तुमको तुम्हारी बैग में जब मैं झांक के देखूंगा तब पता चला कितना पैसा रखा है अंदर। ऊपर में आधे कपड़े रहेंगे तुम्हारे, वो दिख रहा है खाली बड़ा, समझ गए क्या? तो उस टाइप का है ये, ओके। तो आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा अभी, ऐसे कुछ 10 शेयर निकालो, आप 10 शेयर देखो, okay? अभी आपको ये मैं एक काम देता हूँ सिंपल, क्या करो, अभी इसमें लॉग इन करने का फर्स्ट, लॉग इन मतलब इसमें आपका साइन अप करने का, इस साइट को screener.in को ओपन करके साइन अप करने का। उसमें अपना ईमेल एड्रेस बनाओ, आईडी बनाओ। आईडी बनाने के बाद क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट रेशियोज, एडिट रेशियोज, एडिट रेशियोज में जाएंगे। एडिट रेशियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेशियोज दिखा है इधर नीचे, ओके। सेल्स, ओपीएम दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी मैंने रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, ये जो दिखा है इधर, डेट टू इक्विटी, दिख रही है रेशो। तो ये रेशो आपके जो भी आप सीखे हम, वो रेशो को ऐड करो, इसमें सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्विक सेव क्विक रेशो बोलो। वो क्या होगा, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे इस लाइन से आ जाएंगे। अब जितने सीखे उतने ही करो, और उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, रिकॉर्ड हो गया ना उसमें। हाँ, जो मैंने बताया, जो दिखाया आपको, उसमें आपको लास्ट में देखना है, ओके। तो वापस बताता हूँ एक बार, क्या करना है, अपने इस साइट को लॉगिन करना है, कौन से, प्रेरणा.in, ओके। उसमें आपका आईडी बनाना है, आईडी बन गया, आईडी बनने के बाद आपको ये पेज आएगा, कोई भी एक पेज आएगा, उसमें नीचे जाएंगे तो राइट बीच में एडिट रेशियोज बोल के है, इसको क्लिक करेंगे हम। अभी मैंने एक एक हटा दिया है इसको, देखो मैंने सपोज मान लो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सेल्स वाले को हटा दिया, ओके। ये हटाने के बाद इधर से चले गए वो, तो इसको ऐड करना है इसमें से, टिक 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 करना है। जो है अपने जो भी पढ़े अपने, वो देखो, वो निकालो, उसका लिस्ट निकालो, कौन से पढ़े आपने, इक्विटी टू डेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, लीवरेज रेशो, प्रॉफिटेबल रेशो, ओके। वो रेशो का लिस्ट बनाओ, वो इधर देख के उसमें ऐड करो। समझ में आया क्या? तो ये ऐड तो कर दो आप, ये ऐड करो, इसको सेव करो। सेव करने के बाद तुम्हारे रेशो इधर आ जाएंगे। ये सब पढ़े हैं ना आपने, ये काम करो, इसका फोटो निकालो। ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग में आएगा।
ठीक है, ये जो रेशो है उतने सेलेक्ट करके उसमें डाल दो, फिर ये आपको दिखेगा। फिर आप ऐसी 10 कंपनी निकाल के लाओ जिसमें आपने आपको ढूंढना है उसमें ये कंपनी अच्छी है खराब है बुरी है। हाँ, तुम 10 कंपनी ऐसी चूज करो, ये कंपनी मैंने निकाली है इसमें ये कंपनी अच्छी है खराब है, तुम उसको एक्सप्लेन करो। हाँ, अभी जो कंपनी खराब होती है, जैसे रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस कैपिटल है, तो इसका देखो क्या हालत है, आरओसी को देखो, आरओसी देखो, डेट टू इक्विटी देखो, बजाज फाइनेंस, इसमें फाइनेंस वाले में ज्यादा रहता है कि उनका धंधा लेने का है, लोन देने का है, तो वो लोगों से पैसे लेके लोन देते हैं। तो ये हो गई आपकी रिलायंस कैपिटल, गायब है, ऑलवेज गायब है, डूब गई ना, डूब गई रिलायंस। ठीक है, जैसे और कोई कंपनी है एक आधा जो आपको पता है जो बहुत खराब हो गई हालत उसकी। महिंद्रा फाइनेंस नहीं, फाइनेंशियल नहीं, दूसरा ऐसा जनरल कंपनी। जैसे अभी अशोक लेलैंड है, ठीक है, तो अशोक लेलैंड में आपको क्या दिख रहा है देखो। हम्म, तो वही हालत इधर इधर भी दिखती है, नेट प्रॉफिट में भी दिखती है वो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्रॉफिट में, यहाँ प्रॉफिट में है, और नीचे में बैलेंस शीट में जाएंगे तो बोरोइंग दिखती है, देखो बोरोइंग ज्यादा है, रिजर्व कम है। वो उधर उधर खराब रहेगा डेट टू इक्विटी में, इधर सब खराब ही रहता है, ऐसे समझ में। तो डी आई एस एफ आई इसमें, तो तुम क्या करो, ऐसी कंपनी निकल देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी में कितनी कंपनी निकाल दिया है इसको, ऐसे समझ में, तो जीरो कर दिया, है क्या समझ में। तो तुम क्या करो, ऐसी 10 कंपनी कोई भी आप डिसाइड करो, या कोई भी लिस्ट निकालो आप, सिर्फ सिर्फ बैंक नहीं चाहिए या फाइनेंस कंपनी नहीं चाहिए, कि उसका थोड़ा अलग है, मैं आपको वो समझाऊंगा आगे। हाँ, लिख 10 कंपनी लिखो, ये कंपनी मैंने, ये कंपनी अच्छी है या बुरी है आपको बताना है मुझे, खराब है, लेने जैसी है नहीं लेने जैसी, क्योंकि आपको इससे पता चल रहा है ना कि इक्विटी रेट रेशो के हिसाब से और लिवरेज रेशो इसका अच्छा है, का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है। हम्म।